उनसे बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जानेंगे क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में, और भी बहुत सारी चर्चा होंगी वो आपके सामने पेश होने वाली है। नमस्कार जी नमस्कार। अंजलि, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, आप वीर रसी कवि हैं और आपके अंदर जो भावनाएं हैं देश के लिए, सनातन के लिए, वो व्यक्त होती रहती हैं आपके जब भी आप कविताएं सुनाती हैं। आज हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो आपके अंदर भावना उत्पन्न हुई, प्रेरित हुई, वो किस वजह से हुई और कारण क्या है? ये इसका कारण एक यही है कि पहले मैं खिलाड़ी थी, तो एक खिलाड़ी ऐसा ही होता है कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए, जमीन के लिए और अपने सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए जीता है। तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, पैर वैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया। छोटेपन की ही बात है, बड़े की नहीं है। तब तक एज मेरी लमसम 14-15 साल होगी। तो फिर लेखन की तरफ पहुंच गए। तो लेखन में तमाम विधाओं में लिखा, श्रृंगार भी लिखा, हास्य भी लिखा, लेकिन कहीं आनंद ना आया, क्योंकि हमें लगता था कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। जो सैनिक सरहद पर खड़े, उनके लिए जो आवाज उठानी चाहिए, जोश बढ़ना चाहिए कि उनके साथ गांव से निकलकर, शहर से निकलकर हजारों सैनिक और तैयार हो। तब तक वो सेवानिवृत्त हो, तो हमारी नई पीढ़ी उसी रूपरेखा में आ जाए कि भाई देश की सेवा और देश के लिए समर्पण क्या चीज होता है। इसलिए आपके मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि इस प्रकार की कविताएं हमें लिखनी चाहिए। बहुत सुंदर। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं, कुछ देश में समस्याएं भी हैं। ये तो हर घर में, हर क्षेत्र में और हर देश में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती ही रहती हैं। हम बात करेंगे लेकिन विकास के मुद्दों पर, क्या वाकई में बीजेपी विकास कर पाई जब से 2014 से बीजेपी कर रही है? उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने अंदर की बात नहीं कर रही, मैं दुनियादारी को देखती हूँ, हर जगह जाती हूँ। शायद बीजेपी ने 12 साल में कर दिखाया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और एक चीज और कहूँगी मैं कि घर हो या परिवार हो या गांव हो या देश हो, बिगड़े हुए आईने को साफ करने में भी वक्त लगता है। तो जो 68 साल से, मैं खुले में कहती हूँ, मैं एक सच्चाई की कवयित्री हूँ, कभी मुझे डर नहीं लगा और तमाम धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन आज भी मैं खुलकर ही बोलूंगी, क्योंकि मैं सत्य की हूँ, माँ सरस्वती की पुजारी हूँ। तो 68 सालों से जिस देश को गर्त में पहुंचा दिया था, उसको उबारने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है कि हमारा देश ही मजबूत नहीं, आसपास की हमारी सारी रेखाएं, सीमा रेखाएं, सभी देशों से वो सुरक्षित किया गया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन इसमें एक विडंबना है कि हर चीज प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, हर चीज मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, उनका दिशा निर्देश चलता है, उनका आदेश चलता है, लेकिन हमारे हर स्टेप पे बैठे हुए पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जो विधायक सांसद जी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए, उनके कामों में ढिलाई आती है। जहाँ कहीं भी हार का मुंह देखना पड़ता है, तो शायद मैं खुल के कह रही हूँ, इन्हीं की बदौलत देखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज हमारी सरकार दे रही है वो चीज हमें गाँव तक नहीं पहुँच पाती। जैसे कि आपने कहा कि ऊपर से सब कुछ आ रहा है, लेकिन नीचे तक पहुँचते पहुँचते अगर एक गिलास पानी दिया जा रहा है तो बूंदे रह जाती है। बिल्कुल, ये बात सच है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ऐसा पद मिल जाए कि आपको जिम्मेदारी मिल जाए कि भाई आप इस विधानसभा के लिए कार्य कीजिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपकी जो फतेहपुर सीकरी है, आप रहते हैं गाँव अटोस में, फतेहपुर सीकरी की विधानसभा का अगर आपको भार सौंप दिया जाए, तो आप सबसे पहला कार्य इस विधानसभा के लिए क्या करेंगे? मैं ये करूँगी जो हमारे माननीय मोदी जी ने चला रखा है जी, और अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और ये अभी थोड़े दिन पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, और ये शर्म का विषय भी है। हमारे फतेहपुर सीकरी पूरी विधानसभा में खारी पानी है, सबको पता है, नदिया का किनारा है, खारी नदी का किनारा है जी। तो पूरी विधानसभा में खारी पानी है, और पूरी विधान, अब आप सोचिए कि 150 गाँव है और आसपास के और भी गाँव है, लेकिन जो योजना हमारी 2022 से चल रही है, गंगा जल वाली, हर घर जल हर घर नल, अभी तक विधानसभा में वो 2% भी कहीं पर फतेहपुर सीकरी विधानसभा में सिर्फ 2% पहुंच पाई है, 98% नहीं पहुंची है। तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगी कि कहते ना कि पानी गई न उबरे मोती मानस चूम, पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता।
तो पानी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, तो मैं पानी की सुविधा करूंगी। सबसे पहले पानी की ये 2022 से जो हर घर जल हर घर नल की जो व्यवस्था बनाने का वादा किया गया था, तो उसमें ढिलाई कहाँ आ रही है, कहाँ कमी है? ढिलाई सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं आ रही है, और लेकिन ढिलाई हमारे नीचे के स्तरों पर आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट से पैसा नहीं आ रहा, ये मैं नहीं कह सकती, अंदर की बात है, ना ये कह सकती कि क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक पहलुओं पर नीचे के स्तरों पर रोटियां इतनी सेकी जा रही हैं कि कोई आवाज उठाए तो आवाज नहीं उठाने देते, कोई कुछ कहे तो उसे सुनते नहीं है। जहाँ तक कि अभी मैं छोटी सी बात कहूँ कि यहाँ पे कृषि का एक वो लगा था, अभी कृषि दिवस के दिन चौपाल लगी थी, और उस पर कुछ किसानों ने अपने ऑब्जेक्शन रखा कि भाई आलू का भाव गिर रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। तो हमारे नेताओं का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रही कि वीडियो पर नाम पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं तमाम दिन, और न मुझे अराजकता फैलाने का कोई वो है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि उनसे ये कहा गया डायरेक्ट कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए। तो एक बात बताइए कि नेता को कौन चुनता है, किसके वोट से नेता होते हैं? पब्लिक, जनता के। अब वो अन्नदाता हो या कोई व्यवसायी हो या कोई बड़ा का हो, कोई भी हो, एक वोट से एक वोट चुन के जाता है, तब हम सत्ता में नेताओं को बैठाते हैं। और फिर ये शब्द कहीं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। मुझे ये बस कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं सबसे पहले जनता के लिए वो करूंगी जो सरकार में हो रहा है। हम सब एक भी व्यक्ति गांव से लेकर शहरों तक माननीय मोदी जी से असंतुष्ट नहीं है। हमारे प्रदेश के योगी बाबा से तो बिल्कुल नहीं है, उनसे तो कहते हैं कि हर प्रदेश में योगी बाबा होने चाहिए, लेकिन नीचे के शासनों में, नीचे के स्तरों में सब में सबसे दुखी है। और दूसरी बात मैं ये खुलकर कह रही हूँ, सांसद जी जीत रहे तो सांसद जी अपने चेहरे पर नहीं जीत रहे, उनकी विजयश्री हो रही है, तो किस वजह से हो रही है कि हम बीजेपी को ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है, हमारा नेतृत्व स्ट्रॉन्ग है, और हमें कोई भी पार्टी नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो भी क्या कहेगा कि बीजेपी, सिर्फ बीजेपी पूरे भारत में। तो इसलिए हम बीजेपी को कहीं से मिस न हो जाए, इसलिए बीजेपी को देखते हुए वोट देते हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग सियासत में हैं कि उन्हें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उन्हें बीजेपी के द्वारा टिकट मिलती है, तब उनको वोट दिए जाते। यू आर डेफिनेटली राइट एंड आई एम रियली एग्री विद यू। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जब मैंने क्षेत्र में आपके बारे में लोगों से पता किया, कुछ बातें हमें पता चली कि आपने कोरोना के समय में बहुत कर रखी, आपको खुद 2 बार कोरोना हुआ, कारण उसका क्योंकि आप क्षेत्र में थी, लोगों को खाना खिला रही थी, लोगों की सहायता कर रही थी। तो क्या ये केवल एक राजनीतिक मामला था कि भाई मैं लोगों की तरह फेमस हो जाऊँ कर रही थी, तो क्या था? अगर ऐसा होता तो मेरे मिलियंस फॉलोवर हो गए होते। मैं कभी मेरा ये वो नहीं हुआ, अंदर से कभी विचार भी नहीं आता है। मैं अध्यापक की बेटी हूँ, धरातल पर जीने वाली हूँ, कि कभी भी मैं राजनीतिक रोटी से हूँ, ये मेरा उद्देश्य नहीं होता है। मेरा ये होता है कि सामने वाले को पीड़ा में देखूं तो एक आदमी रील बनाने के लिए करेगा, लेकिन मैं रीलबाज नहीं, मैं रियल हूँ। मैं अगर मेरे सामने आग है तो मैं उसमें कूद के दिखाऊँ। कभी ऐसा चांस भी होता है, तब भी मैं ये नहीं देखती। एक बार की बात बताऊँ, और लोगों ने सराहा भी था, किसी ने वीडियो भी चुपके अलग से बनानी थी कि हम जा रहे थे तो एक कोई था, उसकी नहीं पता, एक बच्ची को खींचते हुए घसीटते हुए ले जा रहा था, अभद्रता कर रहा था, लेकिन एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, बस स्टैंड पर कोई नहीं बोला, और मैं उस तरफ थी। मैंने 6 फुट की दीवार लाभ के और मैंने उसको इतनी पिटाई की, और मैंने एटा की बातें हैं, और उसको मैंने पुलिस के हवाले भी किया, और इतनी मार दी कि शायद उसे कोई भी बच्ची को छेड़ेगा तो उसे मेरे पिटाई का एहसास हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मामले पर, और वीरांगना को देखिए कि किस प्रकार से वो बात कर रही है। इसी प्रकार के नेता हमको चाहिए आज के देश में, कि जहाँ पर भी धरातल पर कुछ गड़बड़ हो रही है और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। अब मैं इसी के साथ साथ आपसे ये पूछूंगा, देखिए नेता जो होता है वो किसके लिए होता है? जनता के लिए। और मैं सच्चाई बयान करने वाला पत्रकार हूँ, मैं कभी किसी के पक्ष की बात नहीं करता। जनता है केवल और केवल पब्लिक के लिए। अब जब आपको समय दिया जाए तो पब्लिक के लिए जो, और गरीब लोगों को नेताओं की आवश्यकता है, सभी को नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं,
मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई गरीब परिवार है, उसमें एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, जो बेचना पसंद का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ता है, मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आ रहा है, तो उस समय आप उस परिवार की किस प्रकार से मदद करेंगे? मैं उस प्रकार की हर तरीके से मदद करना चाहूँगी, लेकिन उसकी मदद इस प्रकार करनी चाहिए कि उसे एहसास न हो कि मेरी मदद हो रही है, मेरे ऊपर मतलब कोई एहसान कर रहा है। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि आप मदद करें तो उस इंटरेक्शन से न करें कि कल को उसे दबाया जाए कि हमने तेरी समय आने पर तेरी परिस्थितियों में मदद की थी, तो या तो उसे कहीं पर नौकरी दिलवा के किसी भी प्लेटफॉर्म में उसे नौकरी दिलवा दो, कोई बच्चा हो तो उसे दिलवा दो, न कि उसके हाँ कोई ऐसा समय है कि उस पर उस समय खाने का तक के लाले हैं, तो उस समय उसकी भूतपूर्व जो भी मदद है, आर्थिक हो या कुछ भी हो, उसी तरह से करनी चाहिए। लेकिन बाद में उसको अपने पैरों पर इतना खड़ा कर देना चाहिए कि वो किसी के मुहताज न रहे कि 100 रुपये हम रोजाना उसको दें और हमारे चरण चाटना करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस हाँ, उसको खुद इतना बना देना चाहिए, उनका मनोबल ऐसा हो जाए कि मैं खुद कमा के खा रहा हूँ, न कि किसी के एहसानों में पल रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य आज से नहीं, बहुत पहले से यही रहता है। तो किया है कभी? हाँ बिल्कुल किया है, कई जगह, और कई जगह बंधुआगिरी से भी मुक्त किया है। और मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि राशन आता है, लेकिन इस राशन में बहुत लोग ऐसे बढ़ गए हैं कि राशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने किन लोगों के लिए भेजा था? उन लोगों के लिए भेजा था कि सच में वाकई कुछ कर नहीं सकते, परेशानी। हाँ, लेकिन आजकल हट्टे-कट्टे जवानों ने, हट्टे-कट्टे जो हैं दारू पी रहे, अय्याशी कर रहे, वो राशन पर पल रहे, तो बड़ी शर्म की बात है। और राशन उनके लिए आना चाहिए, उनके लिए नहीं जाता। तो ऐसी चीज़ें हमने तमाम की हैं कि उन लोगों को दरकिनार करके उन लोगों के पास में पहुँचाए, उन्हें उनकी आवश्यकता है। ऐसे तमाम बच्चे, 4 बच्चे, मैं उनका नाम लूँगी और कभी मिलवाऊँगी भी, उनकी मैं एहसास नहीं होने देती, लेकिन मैं उनकी शिक्षा के लिए किताबें और कलम, और दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ मेरे बच्चों का ऐसे जन्मदिन आता है, तो मैं बच्चों के लिए कोई मिठाइयाँ नहीं बांटती, एक चॉकलेट देके उनके लिए कॉपी पेन देती हूँ, और कोई भी प्रोग्राम वैसा हो तो मैं सबके लिए पेन डायरी देती हूँ, बच्चों के लिए किताबें देती हूँ कि शिक्षा, जब शिक्षा हमारी स्ट्रांग होगी तो देश खुद ही बदल जाएगा। बिल्कुल, जो आपकी सोच है इसी प्रकार की मेरी भी सोच है। कोरोना से लेके अब तक मैंने भी बहुत सारे लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार किया है, लगभग 4 से 5 हज़ार लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। जो लाशें सड़ती रहती हैं और चली, उनका कोई नहीं होता, लेकिन उनके हम हैं। इसी प्रकार से आप भी शिक्षा के लिए बहुत सराहनीय कार्य करिए, और मैं तो आपको शुभकामनाएं यही दूंगा कि आप इसी प्रकार से बनी रहें। और एक और चीज़ है, एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि मैं सबसे ज़्यादा काम, इंसानों से भी ज़्यादा काम और मेरे अंदर है, वही मेरे बच्चों में भी आ रहा है। मैं बेजुबानों की जुबान, मुझे लोग बोलते हैं कि बेजुबानों की जुबान। मैं कोई भी हो, मेरे सोशल मीडिया पे भी फोटो पड़े हुए हैं कि कोई गाय हो कहीं पे मिल जाए, उसका मैंने 10-10 दिन ट्रीटमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात, इधर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे यहाँ अभी 7-8 गाय बंधी हुई हैं। वो गायों के लिए सरकार से कुछ नहीं आता, और आप देखेंगे वो गाय दूध नहीं देती। वो बछड़े थे जो दूध पी के छोड़ दिए गए रोडों पे, किसी का पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया। मेरे बाड़े में ऐसी 10-12 गाय, वो अभी गाय नहीं बनी है, ऐसी हाँ छोटी बच्चियां, और वो उनसे मुझे कोई लाभ नहीं है कि आर्थिक मदद हो या कुछ भी, लेकिन उनके लिए मैं मोल ला के खिलाड़ी हूँ, उनकी मदद कर रही हूँ। किसी का पैर टूटा हुआ था, किसी के कान सूजे हुए थे, किसी के गले में फंदा पड़ा हुआ था रस्सी का, मैंने 4-4 लड़कों को ले जाके खुलवाया, तो ऐसे करके, और अपने पैसों से ट्रीटमेंट करवाया। उसमें डॉक्टर भी इतना, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि सरकार को ये करना चाहिए कि सरकारी डॉक्टर तमाम बार बुलाने पर भी नहीं आए, प्राइवेट डॉक्टर बुलाए। अभी कल परसों की घटनाएं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये बात आप जरूर हाईलाइट करिएगा, क्योंकि ये चीज़ होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारे भारत की शान है, दूसरे देश के भी इस पर गर्व करते हैं कि कितना सुंदर पक्षी है हमारे भारत में, जिसको हम राष्ट्र पक्षी कहते हैं। हमारे एक यहाँ से आप जाएंगे तो आपको रोड मिलेगा, थोड़ा सा मंदिर है वहाँ पे, वहाँ एक किसी कुत्ते ने या उसने उस पर आत्मघाती हमला कर दिया था। तो पता चला तो सारे लोग छोड़ के चले गए। मुझे पता चला तो मैं उसको कैसे न कैसे लाई, सोशल मीडिया पर फोटो
से लेके डीएम तक और कहें तो बरेली तक अच्छा, मैंने उसके लिए ट्वीट भी किए और संपर्क भी किए और मैंने खुद लेकिन कहीं से सुरक्षा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने धर्मपाल जी को कॉल किया, वहाँ से थोड़ी सी मुझे सुरक्षा मिली। धर्मपाल जी कौन? जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उन्हें तो उनके पास में मैंने किया तो फिर उन्होंने ये चीज़ विजय पा सके। तो ये एक वो है मेरे अंदर। देखिए अब लोग कहेंगे कि इंसानों के लिए तो दुनिया इसलिए करती है कि वो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, लेकिन जानकर क्या वाहवाही करेंगे? मेरे अंदर ऐसा जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और प्रकृति ऋण। आप सभी ऋणों को उतार दें, लेकिन प्रकृति ऋण हमारे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और आप भी देख रहे हैं, ये विवेकहीन और विवेकशाली लोग, दोनों प्रकार के लोग हमारे समाज में रहते हैं। हम बात करते हैं और सरकार चुननी है। इस बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए जिन्होंने आपके लिए कार्य किए।